हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है आपका साउंड वेव्स। वेव्स के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा कि वेव जो होता है वो क्या होता है, और स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है, ट्रांसवर्स वेव जो जनरेट होता है स्ट्रिंग में, उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके जो भी एनालिटिकल एस्पेक्ट्स थे, स्टैंडिंग वेव वाइब्रेशन किस तरह से होता है। तो जब वो टॉपिक जो है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग और वो वेव्स के जो सारे पैरामीटर्स है उसको हम लोग अगर अच्छे से समझ चुके हैं तो साउंड वेव को समझना बहुत ईजी है और बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, साउंड क्या है? एक टाइप का एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वेव इटसेल्फ इन एनर्जी। वेव क्या होता है? एनर्जी है। डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस का मतलब एनर्जी होता है। डिस्टर्बेंस मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उसमें है। तो जब डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हम लोग कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये क्या, या इसी को दूसरे तरीके से कहते हैं कि वेव ट्रांसफ़र हो रहा है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, वेव पल्स। तो साउंड में क्या होता है? जैसे कि अभी स्ट्रिंग के केस में हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रिंग को जब लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन देते हैं तो स्ट्रिंग का जो पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, और उसकी इलास्टिसिटी की वजह से उसके बगल वाला वाइब्रेट करता है। और क्या होता है? वेव एज ए होल डिस्टर्बेंस क्या होता है? मूव होता है। डिस्टर्बेंस एक से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है और वो मूव हो जाता है। साउंड वेव के केस में क्या होता है? अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं माइक जो है और उसके सिग्नल को रिसीव कर रहा है और उसी सिग्नल को दूसरे जगह ट्रांसमिट कर रहा है, और फिर वही चीज़ आपको सुनाई दे रहा है। बीच में एक मीडियम है जो क्या करता है कि मेरे साउंड को किसी डिस्टरबेंस को, ऐसे कह लीजिए कि जो मैं डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूँ उसको किसी एक फॉर्म में बदलता है, फिर उसको ट्रांसमिट करता है और फिर वापस आपको दूसरे फॉर्म में, जिससे कि आप हियर कर सकें, हम सुन सकें, उस फॉर्म में बदल देता है। तो हो क्या रहा है? जब मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो अपने पास के एयर पर एक दबाव बना रहा हूँ, एक प्रेशर जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी चीज़ आप जब कुछ भी चीज़ करते हैं तो वहाँ का एयर जो है वो डिस्टर्ब होता है, पार्टिकल्स जो है वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग एयर मीडियम में नॉर्मली फ्लूइड में साउंड की बात करते हैं, सबसे पहले हवा में साउंड की बात कर लेते हैं, फिर साउंड जो है वो देखेंगे कि किस किस मीडियम में, सारे मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस में, तीनों में फ्लो हो सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें हमें समझना है अच्छे से कि साउंड वेव क्या है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे सामने का, हमारे माउथ के पास, मुंह के पास जो एयर है वो कंप्रेस होता है, और फिर वो कंप्रेस होता है, फिर कुछ और बोलते हैं, फिर वो कंप्रेशन आगे बढ़ जाता है, वो अपने पास वाले एयर को करता है और फिर वापस आ जाता है एयर। तो एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और वाइब्रेट होकर के अपने पास वाले को वाइब्रेशन दे देता है, फिर वो कंप्रेस हो जाता है। तो पहले ये कंप्रेस हुआ, फिर वो कंप्रेस हुआ, फिर ये वापस आ जाता है, तो वहाँ पे रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मतलब क्या है? जब कंप्रेस होता है तो वहाँ का एयर का जो डेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाता है, और जो वापस आ जाता है मॉलिक्यूल अपने जगह पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। किस तरह से होता है, क्या होता है, वो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि और क्या चीज़ है। देखिए, साउंड वेव क्या है, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव के बारे में अगर बोलें तो साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों लॉन्गिट्यूडनल है? मैंने कहा क्योंकि जब एयर जो है मॉलिक्यूल कंप्रेस और वाइब्रेट हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में जो है डिस्टर्बेंस भी मूव हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन है उसी डायरेक्शन में जो है वेव भी आगे की तरफ, डिस्टर्बेंस भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर हो गया? एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं था। ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि केवल फ्लूइड में, सॉलिड में ये जो होता है फ्लूइड में नहीं जाता है ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि ट्रांसफर वेव के लिए स्ट्रेस होना चाहिए, शियर स्ट्रेस वो नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, इसलिए फ्लूइड में नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या है कि ए वाइब्रेटिंग सोर्स, मैंने कहा ना अभी कि अगर कोई सोर्स है यहाँ पे, मान लीजिए वो वाइब्रेट हो रहा है, तो वो वाइब्रेट हो रहा है तो अपने पास के एयर को
क्या करता है, कंप्रेस और रेयरफेक्शन करता है, तो वो वही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है आगे की तरफ मूव कर जाता है इस तरफ से। तो किस डायरेक्शन में, अगर एक पॉइंट सोर्स है तो वो क्या करेगा, अपने डिस्टर्बेंस को चारों तरफ डिस्टर्ब करेगा, चारों तरफ एक स्फेरिकल शेप में, ये स्फेरिकल शेप है, डिस्टर्बेंस जो स्फेरिकल शेप में इस तरह से मूव होगा। A vibrating source disturb the medium particles like air, due to which compression and rarefaction are created, which propagates in the medium। ठीक है, तो इसमें क्या है, which propagates in the medium, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम प्रेशर है, ये देखते हैं, इसको मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि a vibrating source disturb the medium particles like air, due to which compression and rarefactions are created, which propagates in the medium। मान लीजिए कि कोई एक अगर यहाँ पे सोर्स है और वो सोर्स क्या करता है कि वहाँ के एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है, बार बार बजिंग साउंड बढ़ रहा है, टी 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 टी, तो जितना बार बजिंग साउंड हो रहा है उतने बार वो अपने एयर के क्या करता है, कंप्रेस और फिर रेयरफेक्शन करता है। तो जैसे कंप्रेशन होता है वो अपने पास वाले को कंप्रेशन ट्रांसफर करता है, तो एक बार यहाँ, फिर एक बार ये, फिर आगे की तरफ ये कंप्रेशन जो है डिस्टर्बेंस मूव होते जाएगा ऐसे। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस जो है वो मूव हो रहा है। कुछ इस टाइप का आप कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है और सोर्स क्या कर रहा है, बार बार ये जो कुछ हाई डेंसिटी में दिखाया गया है, इसमें कुछ लो डेंसिटी में दिखाया गया है। तो जो हाई डेंसिटी है मान लीजिए वो कंप्रेशन है, और लो डेंसिटी में जो दिखाया गया वाइट में वो मान लीजिए रेयरफेक्शन है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन तो समझ में आ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर कंप्रेस्ड है वो कंप्रेशन वाला जोन हो गया, और ये कंप्रेशन जो है डिस्टर्बेंस जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि साउंड वेव जो है प्रोपोगेट हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई आदमी हो जिसका जो सुन रहा हो कान से, तो उसे सुनाई देगा ये। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन जो है मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो सपोज कीजिए ये जो है ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, और जो ये है ये मिनिमम कंप्रेशन वाला है, रेयरफेक्शन इसको बोलते हैं, रेयरफेक्शन वाला। क्लियर है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो होता है और साउंड आगे की तरफ मूव करता है। ये चीज़ हमें क्लियर है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा एक एनिमेशन देखिए और समझ जाइए कि किस तरह से ये साउंड हो रहा है। देखिए ये जो है लाल कलर का, ये साउंड का सोर्स है, और वो क्या कर रहा है, साउंड जनरेट कर रहा है, और एक कंप्रेशन को दिखाया गया है कि एक कंप्रेशन उसने एक पल्स जनरेट किया और वो पल्स आगे की तरफ बड़ा मूव कर रहा है। फिर से देखिए, पल्स उसने जनरेट किया, पल्स मान लीजिए एक कंप्रेशन जनरेट किया, और वो कंप्रेशन क्या हुआ कि आगे की तरफ मूव कर रहा है, डिस्टर्बेंस जो है एयर में। ठीक है, अब मैं उस कंप्रेशन को केवल एक सर्कल से दिखाता हूं, तो सर्कल जो है वो मूव कर रहा है। अब मान लीजिए कि कोई एक सोर्स है सुनने वाला, कोई डिटेक्टर है, एक पर्सन है कोई, वो क्या करता है, कुछ दूरी पर यहाँ पर है उसमें, अब रेड कलर से दिखाया गया वो सोर्स है, और ये जो कंप्रेशन जो है वो लगातार जो है सोर्स जो है वो जनरेट कर रहा है, वेव जो साउंड वेव लगातार जनरेट कर रहा है। तो जैसे जैसे जनरेट कर रहा है उसके कान पे पड़ता है, ठीक है, डिटेक्टर पे, और वो बार बार इस साउंड को, कंप्रेशन को फील करता है। मतलब कि पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड में बहुत सारा पल्स को वो फील करता है ना। तो ये जो है, ये आप देखिएगा, ये जो है आपका, अगर हम चाहेंगे तो ये कह सकते हैं इसको कि जो कंप्रेशन जो है, दो कंप्रेशन के बीच का जो गैप है उसे हम लोग वेवलेंथ कहेंगे, क्योंकि दो कंप्रेशन मतलब सेम फेज में है, तो दोनों कंप्रेशन के बीच का जो है उसे हम लोग वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि साउंड जनरेट हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, और जो डिटेक्टर है, जो हमारा कान है, ईयर है, उसको क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है, और जितना भी पल्स आ रहा है हमारे कान को डिटेक्ट होता है, तो हम लोग साउंड को डिटेक्ट करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है। ये जो मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, तो मैक्सिमम प्रेशर जो है हाई डेंसिटी वाला जो रीजन दिखाया गया है,
और दो मैक्सिमम प्रेशर के बीच का जो गैप होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, दो मैक्सिमम प्रेशर के बीच, इसको वेवलेंथ कहेंगे लैम्डा। इसी तरह से दो मिनिमम प्रेशर का बीच भी ले लीजिएगा, रेयरफैक्शन जो है, जहाँ पर एकदम मिनिमम प्रेशर डेवलप हो रहा है, जीरो मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब जो नॉर्मल सराउंडिंग में प्रेशर है उसके कंपेयर में जीरो है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जो नॉर्मल या एवरेज प्रेशर ऑफ द मीडियम बोलते हैं। तो वो जहाँ पर है वो अगर लेते हैं तो पता चलता है कि अच्छा इसके बीच का भी गैप ले सकते हैं हम लोग, तो ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मान लीजिए क्या करना है, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और उसको मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, द इंक्रीज इन प्रेशर अबव इट्स नॉर्मल वैल्यू में भी रिटन एज, कैसे लिखे हैं। अब ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, देखिए ट्यूनिंग फॉर्क तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सोनोमीटर वगैरह पढ़े थे उसमें। तो ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रोंग है, इसको प्रोंग बोलते हैं, जो इसका आर्म है, और ये प्रोंग जो है ये वाइब्रेट हो रहा है, इधर ऐसे 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 वाइब्रेट हो रहा है, और ये वाइब्रेशन जो है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर वाइब्रेट हो रहा है तो ये क्या करता है, जो अपने पास का एयर है जब इधर जाता है तो अपने पास के एयर को कंप्रेस कर देता है, और जब वापस होता है तो वो अपने पास के एयर को रेयरिफाइड कर देता है, हाई डेंसिटी। उसके बाद फिर जब इसको पुश करेगा, दोबारा जब वापस आएगा यहाँ पे, तो ये वाला एयर जो है यहाँ आ चुका रहेगा और दूसरा कंप्रेशन पल्स जनरेट होगा। ठीक है, तो एक यहाँ आ गया, एक कंप्रेशन यहाँ है, और फिर ये आगे बढ़ रहा है, इतने में ये इसका पोजीशन ये ले लेगा और ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो तीसरा पल्स जो है यहाँ पे जनरेट होगा, फिर ये वापस ऐसे करेगा, तो इस तरह से जो है पल्स जो है जनरेट होते रहेगा। ठीक है, कंप्रेशन को वो जनरेट कर रहा है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति सुन रहा है तो उसे दिखाई देगा, सुनाई देगा कि एक सेकेंड में कितना बार, जितना बार ये एक सेकेंड में पल्स को भेजा है उतना ही बार वो सुनेगा एक सेकेंड में, क्योंकि दोनों के बीच का गैप सेम है, मीडियम मूव हो नहीं रहा है, दोनों नहीं मोशन में है उस कंडीशन में। तो सपोज कीजिए कि जो कंप्रेशन पल्स जो जनरेट हो रहा है, जो कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, वो हम लोग उसको डेल्टा पी से दिखाते हैं कंप्रेशन को। तो डेल्टा पी को लिखेंगे पी माइनस पी जीरो, और वो उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा पी जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये डेल्टा पी जीरो क्या है, डेल्टा पी जीरो साइन ओमेगा टी जो है, डेल्टा पी जीरो है आपका मैक्सिमम जो होता है जो प्रेशर जनरेट होगा वो। तो ये डेल्टा पी मतलब क्या है, एनवायरनमेंट में कुछ ऑलरेडी प्रेशर है, उस प्रेशर से जो वेरिएशन हो रहा है उस प्रेशर को डेल्टा पी लिख रहे हैं। ठीक है, डेल्टा पी इजकल टू डेल्टा पी जीरो साइन ओमेगा टी। तो डेल्टा पी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डेल्टा पी जीरो है साइन ओमेगा टी। ये क्या है, ये है आपका इक्वेशन ऑफ एसएचएम, साइन वेव का। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये साइन वेव जनरेट करता है और जनरेट करता भी है, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये पी जीरो साइन ओमेगा टी हो गया। पी जीरो क्या है आपको पता है, नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में जो है उस समय एयर में, उसका नॉर्मल प्रेशर पी जीरो है। क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ वेव पल्स क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेव पल्स, बताइए। तो इक्वेशन ऑफ वेव पल्स, जब ये जो एसएचएम का इक्वेशन साइन ओमेगा टी ये देख चुके हैं इस तरह से है, तो वेव पल्स का इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि जो वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, उससे हम इक्वेशन ऑफ वेव अगर निकालना हो तो टी के जगह पे क्या लिखते हैं, टी माइनस एक्स बाई वी। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेव पल्स, ये हो जाएगा डेल्टा डी पी इक्वल टू पी जीरो साइन, अब ओमेगा टी था तो टी माइनस एक्स बाई वी। ये कैसे हुआ है उसके लिए आपको वेव का इंट्रोडक्शन देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने कराया कि कैसे होता है। ठीक है, ये क्या इक्वेशन ऑफ वेव, ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव में जा रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के जगह प्लस हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, द एक्सेस प्रेशर जो है, कौन सा है एक्सेस प्रेशर, ये डेल्टा पी है, ये ऑसिलेट करता है बिटवीन प्लस डेल्टा पी जीरो एंड माइनस डेल्टा पी जीरो। द एक्सेस प्रेशर ऑसिलेट्स बिटवीन प्लस डेल्टा पी जीरो एंड माइनस डेल्टा पी जीरो। अब ये माइनस डेल्टा पी जीरो क्या है भाई, इसका मतलब रेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि जो नॉर्मल प्रेशर है उससे डेल्टा पी जीरो प्रेशर कम हो जाता है, और जो प्लस डेल्टा पी जीरो बोलते हैं इसका मतलब कि वो कंप्रेशन है। तो ये रेयरफैक्शन है और ये कंप्रेशन है। ठीक है,
सो वी कैन एज्यूम, सिंप्लिसिटी के लिए बार बार हम लोग ये डेल्टा डेल्टा ना लिख करके सिंपली पी लिखेंगे और एज्यूम करेंगे कि वो डिफरेंस विद द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है। ठीक है, ठीक है। ये लेकिन ये एज्यूम्पशन इसलिए लिया गया है कि बाद में ये ना लगे कि ये प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये जो प्रेशर है वो डिफरेंस है किससे, एवरेज प्रेशर जो एग्जिस्ट करता है उससे ये डिफरेंस लिया गया है। तो इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल में हो जाएगा, लिखने को आसान करने के लिए लिखा गया है। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू P0 साइन ओमेगा T माइनस एक्स बाई वी। ये इक्वेशन ऑफ पल्स हो गया, प्रेशर पल्स का इक्वेशन हो गया, प्रेशर वेव का इक्वेशन हो गया। क्लियर है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि साउंड वेव जो है वो क्या है, अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पल्स जो है वो कंटिन्यूसली ट्रेवल करता है मीडियम में, तो उसे हम लोग बोलते हैं साउंड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कैसा दिखेगा वो, ये देखिए, साउंड वेव कॉन्स्टिट्यूट अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पल्सेस ट्रेवलिंग इन द मीडियम। कैसा दिखेगा वो, इस टाइप का कुछ दिखेगा। ये कंप्रेशन है, फिर ये सारे कंप्रेशन है, ध्यान दीजिए, और जिसमें एकदम लो डेंसिटी है ये रेयरफेक्शन है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। और ये क्या होता है कि कंप्रेशन ऐसे मूव होता है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, डिस्टर्बेंस मूव हो रहा है। यहाँ का पार्टिकल नहीं होगा, पार्टिकल तो यहाँ कंप्रेशन हुआ है, ये वापस इधर चला जाएगा, फिर ये वापस, ये ऐसे ऐसे करेगा पार्टिकल, पार्टिकल कुछ नहीं करेगा, पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जाहिर सी बात है, इसका थोड़ा सा हम लोग एनिमेशन देखते हैं। देखिए, इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है कि जो कंप्रेशन जो है वो मूव हो रहा है, इसमें पार्टिकल मूव नहीं होता है। ये हम लोग ऑलरेडी वेब में देखे हैं कि लगता है कि ये पार्टिकल ही मूव हो गया, लेकिन वो मूव नहीं होता है। हो क्या रहा है, तो जो डिस्टर्बेंस है, जो कंप्रेशन है, जो रेयरफेक्शन है, वो मूव होता है, और इस तरह से साउंड जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्रोपोगेट हो रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये क्लियर हो गया। और इसमें दो कंप्रेशन के, किसी भी टाइम पे दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस, मैक्सिमम कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बोल सकते हैं। इसी तरह से दो रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, इसको भी लैम्डा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि नंबर ऑफ पल्स जनरेटेड पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कोई भी सोर्स है, जो ट्यूनिंग फॉर्क है, या हम जो बोल रहे हैं, या किसी चीज़ से किसी को आवाज़ कर रहे हैं टक टक, तो एक सेकेंड में कितना पल्स जनरेट होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। अब हमारी सुनने की एक कैपेबिलिटी है, हम तो सारी फ्रीक्वेंसी को नहीं सुनते हैं, क्योंकि ह्यूमन का ये कैपेबिलिटी इस भगवान दिया है ऊपर से। तो ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो हमारे पास ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो है 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के, मतलब एक सेकेंड में 20 बार पल्स जो जनरेट होगा उसको हम लोग सुन सकते हैं, उससे और 20,000 तक के बीच को सुन सकते हैं। ठीक है, 20 to 20,000 हर्ट्ज, 20,000 मतलब इसको कई बार 20 किलो हर्ट्ज लिखा जाता है, किलो हर्ट्ज। ह्यूमन ईयर कैन हियर। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी है हमारी सुनने की। क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज को हम लोग इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं साउंड, और अबव 20,000 जो होता है फ्रीक्वेंसी, उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज इंफ्रासोनिक एंड फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। क्लियर है, कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कि इंफ्रासोनिक का, अल्ट्रासोनिक का, खुद से सर्च करिए, देखिए क्या होता है। आपको बहुत सारे जैसे मच्छर वगैरह होते हैं, कुछ कुछ चीज़ को सुन सकते हैं इंफ्रासोनिक को। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, देखिए 20 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या होता है, द सरफेस थ्रू द पॉइंट्स हैविंग सेम फेज डिस्टर्बेंस एट एनी टाइम इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट फॉर ए पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा दिखेगा, पहले समझ में आया वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट है वो सारे पॉइंट्स किसी भी सोर्स के आसपास में, वो सारे पॉइंट्स जो कि सेम फेज में होते हैं। फेज ऑफ डिस्टर्बेंस का मतलब फेज, सेम फेज होना चाहिए। फेज तो समझ में आता है आपको क्या होता है, साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी को फेज कहते हैं। साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी जो है, तो ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी जो है वो फेज है। तो जिसका भी फेज सेम रहेगा ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, वो सबको मिला देंगे डॉटेड डॉटेड लाइन से, तो जो सरफेस बनेगा वही आपका वेव फ्रंट कहलाता है। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि सेम फेज में
जो भी पार्टिकल्स हैं उनको कनेक्ट करने से बनता है। तो अगर कोई एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स क्या करता है कि जनरेट करता है चारों तरफ इस तरह से वेव ऐसे जनरेट करता है। तो ये जो कंप्रेशन पल्सेस अभी हमने देखा इस तरह से मूव होता है, ये सर्कल में जो दिखाए हैं ऐसे ऐसे करके, वो क्या है, वो वेव फ्रंट ही तो है, क्योंकि सारे एक ये कंप्रेशन को ही तो दिखा रहे हैं ये ऐसे करके, ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन पल्सेस हैं। तो जैसे ही हमने मैक्सिमम कंप्रेशन बता दिया कि सब फेज में हो गए, सेम फेज में हो गए, या रेयरफेक्शन बता दिया तो सब सेम फेज में हो गए। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो है ये हाई डेंसिटी वाला जो है वो कंप्रेशन है। तो ये जो सर्कल्स जो ड्रॉ किया गया है हाई डेंसिटी से, ब्लैक कलर का सर्कल जितने भी हैं वो कंप्रेशन को दिखा रहा है, और जो लो डेंसिटी वाला ये रेयरफेक्शन को दिखा रहा है। लेकिन ये सब फेजेज हैं, मतलब वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेव हम दिखाएं, चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई इस तरह से वेव दिखा रहे हैं, तो दूसरा वेव अगर ऐसे रहा तो इसका अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करना हुआ तो कैसे ड्रॉ होगा, सारे वेव्स सारे जैसे ये पीक एक साथ होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए एक साथ, सब फेज सेम होना चाहिए, समझ रहे, ये सेम फेज वाले को एक साथ जोड़ना है। तो सारे पिक्स को एक साथ जोड़ दिए, देखिए ये पिक्स, चाहे ये डाउन पिक्स हो गया, ये फिर ये अप पिक्स हो गया, ये ठीक है। तो ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स क्या करता है, चारों मतलब ऑल डायरेक्शंस में कंप्रेशन पल्सेस को जनरेट करता है, और ऑल डायरेक्शन में अगर सेम फेज वाले को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल। ठीक है, लेकिन कितने वेव फ्रंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बताएगा कितने वेव फ्रंट, हाउ मेनी, किसी एक सोर्स के लिए, जैसे पॉइंट सोर्स के लिए हाउ मेनी वेव फ्रंट पॉसिबल, खुद से सोचिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से प्लेन वेव है। अच्छा, प्लेन वेव का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का यहाँ पर एक, मान लीजिए एक प्लेट है, जो प्लेट वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। तो जो प्लेट वाइब्रेट करेगा वो अपने पास के एयर को क्या करेगा, प्लेन वेव देगा, ऐसे एक ही तरफ देगा, इधर देगा, इधर मान लीजिए नहीं है मीडियम, एक साइड में है, तो एक साइड में अपना दिया ऐसे। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पल्सेस को, और वो आगे की तरफ मूव कर गया, जैसा अभी हम लोग देखे थे एनिमेशन में। ठीक है, तो उसका अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करना हुआ तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी टाइम पे सेम फेज को अगर मिलाएंगे तो एक टाइम पर तो ये ऐसे आएगा, तो ये प्लेन बनेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट, तो ये प्लेन बनेगा, एक प्लेन। जितने भी लाइंस होंगे वो सेम फेज वाले को मिलाएंगे इस तरह से, ऑल लाइंस। जरूरी नहीं है कि वो केवल मैक्सिमम प्रेशर या रेयरफेक्शन से ही गुजरे, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक, तो क्लियर हो गया साउंड वेव के बारे में, मोटा मोटी चीज़ें क्लियर हो गई हमें कि साउंड वेव क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में होता है, समरी अगर देखें तो। फिर ये वेव फ्रंट क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हमें कि वेव फ्रंट क्या होता है, और स्फेरिकल वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है उसे हम लोग स्फेरिकल साउंड वेव बोल सकते हैं, जो प्लेन वेव जनरेट करता है प्लेन साउंड वेव बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से साउंड के जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में रहा तो हम लोग उसे सुन सकते हैं, अदरवाइज नहीं सुन सकते हैं। वेवलेंथ क्या होता है समझ में आ गया। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ वेव जो है प्रेशर के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखें। ठीक है, ये प्रेशर के वो, अच्छा आप प्रेशर के वेव में तो लिख लिए, आप ये भी तो बोल सकते थे कि सर जो पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है उसको उसके फॉर्म में क्यों नहीं लिखें, तो जो उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो पार्टिकल जनरेट होगा यहाँ पर वाइब्रेट करेगा उसके फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं S=S0 sin ओमेगा t, बिल्कुल लिख सकते हैं और हम लोग लिखेंगे आगे जा करके। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। साउंड वेव्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी स्टडी कर लिया, बहुत सारे लेक्चर अराउंड 5-6 लेक्चर्स में हम लोगों ने थियरीज पढ़ा साउंड वेव्स के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स का थियरी पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर में करते हैं, HC वर्मा सर के बुक से लिया गया है और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, एक एक करके जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। क्लियर है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है, ये क्या है, अ पर्सन कैन हियर साउंड वेव्स इन द फ्रिक्वेंसी रेंज 20 to 20 किलोहर्ट्ज, जो कि हमें पता है कि ये इसी ऑडिबल रेंज, यही इसी फ्रिक्वेंसी रेंज में जो ह्यूमन ईयर होता है उसकी कैपेबिलिटी है।
Now find the minimum and maximum wavelength of sound that is audible to the person. देखिए इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। क्या है, हमें पता है कि v इक्वल टू स्पीड इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। अब v तो चेंज हो नहीं रहा है, इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर हमें निकालना है तो फ्रीक्वेंसी रेंज में निकालना है, क्या निकालना है, वेवलेंथ मैक्सिमम क्या हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, v बाई न्यू, ये है। तो इसका मतलब लैम्डा 1 या लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम कर देते हैं, तो लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब v बाई न्यू मैक्सिमम, और न्यू मैक्सिमम कितना है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम देखें तो वैल्यू कम हो जाएगा, तो 20 हर्ट्ज कर दीजिए, 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, इतना हर्ट्ज हो गया। और v का वैल्यू 360 रख दीजिए, बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, डिवाइड बाई 20,000, और ये जो आ जाएगा मीटर में, यही आपका लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। तो ये कितना के अराउंड आएगा, देखिए ये आपको कैलकुलेट करिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अराउंड 1.8 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 360 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 360 00 बढ़ा देते हैं बाई 200 सेंटीमीटर कर दिए, तो ये कितना आ गया, 202 हो गया, अराउंड 1836 1.8 सेंटीमीटर आ गया ना। और इसी तरह से लैम्डा मैक्सिमम कितना आ जाएगा वो निकाल लीजिए, इसमें v बाई न्यू मीन कर लीजिए, मिनिमम वैल्यू ले लीजिए, और वो हो जाएगा 360 बाई 20, ये हो जाएगा 18 मीटर, ठीक है। तो एक का वैल्यू आ गया आपका 1.8 सेंटीमीटर और एक 18 मीटर, तो ये रेंज हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इंटरेस्टिंग है। द इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग साउंड वेव, इक्वेशन y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू सम s0, हम लोग किए थे ना, y इक्वल टू s0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, इस फॉर्म में है, क्या है, y इक्वल टू s0 साइन, ऐसे लिखे थे ना, s इक्वल टू s0, तो s के जगह y है, s0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। इससे इस इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखते हैं s इक्वल टू s0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। सबसे पहला ये पूछा क्या है, y इज मेजर्ड इन 10⁻⁻5 मीटर, ये यूनिट ध्यान रखना है, t इन सेकेंड, x इन मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल टू द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट नंबर, यही आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड s0, डिवाइड बाई क्या बोला है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कहाँ से मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये k है, और k का वैल्यू क्या होता है, k इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई k, ये वैल्यू पुट कर देंगे, k हम कंपेयर करेंगे तो k कितना है, 1.8 है, पुट कर दिया जाए, तो s0 डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, 2 पाई बाई k, तो 2 पाई बाई k ऊपर चला गया, ये रेशियो निकालना है। तो s0 का वैल्यू कितना दिया है, 6, ठीक है, मीटर में है ना, y इज इन मेजर्ड इन, अच्छा 6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये हो गया, और इंटू k का वैल्यू कितना है, 1.8, डिवाइड बाई x इन मीटर है तो k 1.8 हो गया। अच्छा उसके बाद 2 पाई कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 रख सकते हैं आप। अब इसका वैल्यू निकालिएगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 6, अप्रॉक्सीमेटली अगर इसका वैल्यू रखें तो 3.14, 6 टू 3, 5.4 डिवाइड बाई 54, 3.14, 5.4 डिवाइड बाई 3.14, ठीक है। कैलकुलेट करिए, इसका कैलकुलेट करके रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपका अराउंड 1.7 इंटू 10⁻⁻5, क्या रेशियो है, ये दोनों रेशियो है, तो इसका यूनिट लेस, ठीक है। बी पार्ट देखिए क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल टू द वेव स्पीड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल टू द वेव स्पीड,
मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए पार्टिकल का बोला है ना, तो पार्टिकल स्पीड क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल टी वी पार्टिकल, और डेल वाई बाई डेल टी कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर में रख लेते हैं। साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, ओमेगा टी, और ओमेगा पहले आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा मतलब कि 600 कॉस, फिर 600 टी माइनस 1.8x। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, वी पार्टिकल मैक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 कर दीजिए तो मैक्स आ गया, और मैक्स का वैल्यू हो गया 600 विच इज ओमेगा टाइम्स 6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 3600 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 100, तो ये 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेंटीमीटर पर सेकेंड चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या बोलता है, 2 पॉइंट सोर्सेस ऑफ साउंड आर कीप्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप दे दिया है। दे वाइब्रेट इन फेज टू प्रोड्यूस, फेज का मतलब क्या है कि कोहेरेंट सोर्सेस हैं, waves of wavelength 5 cm. What would be the phase difference between the two waves arriving at a point 20 cm from one source? ठीक है, on the line joining the sources and on the perpendicular bisector of the line joining the sources. तो एक नंबर बोल रहा है what would be the phase difference between the two waves arriving at a point 20 cm from one source. अच्छा, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सोर्सेज, तो एक सोर्स से 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरे सोर्स से कितना दूरी पे होगा, दोनों सोर्स के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। कुछ इस टाइप से करते हैं, मान लीजिए ये S1 है, यहाँ एक S2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि और फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन सोर्स। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन सोर्स, अगर हम इस लाइन पे कहीं भी ले लेते हैं, इस साइड में ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट P, तो इससे 20 सेंटीमीटर है और इससे 10 सेंटीमीटर है। तो कहीं भी ले, इधर ले चाहे उधर ले, बात एक ही है। सिंपल हो जा रहा है कि दोनों सोर्स से बीच का जो डिफरेंस है वो तो 10 सेंटीमीटर ही रहा, डेल्टा एक्स। आप ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए पॉइंट P, जो पाथ डिफरेंस जो है वो डेल्टा एक्स है, और दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पार्ट ए के लिए क्या हो जा रहा है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए ये हो जा रहा है डेल्टा एक्स, चाहे ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा फाई जो हो जाएगा आपको पता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, मतलब फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। वेरी क्लियर है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट वुड बी द फेज डिफरेंस, ठीक है। तो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा पता है, इसमें देखिए तो वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 2 पाई बाई 5 सेंटीमीटर इंटू डेल्टा एक्स कितना 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जा रहा है आपका 4 पाई फेज डिफरेंस। और 4 पाई का मतलब क्या हो गया, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। 4 पाई मतलब यही ना हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट वुड बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स अराइविंग एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन सोर्स। मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर उधर से माने चाहे इधर से माने, फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 पाई हो गया। 4 पाई मतलब नेट फेज डिफरेंस जो हो जाएगा, नेट फेज डिफरेंस इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। अब कहिएगा ये 4 पाई 0 कैसे हो गया, भाई जब भी n 2n पाई का मल्टीपल हुआ तो वो हर 2n पाई में तो सेम आ जाता है चीज़, ठीक है। तो जो 0 में है वो 2 पाई में है, वही 4 पाई में है, वही 6 पाई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ले लेंगे, मान लिया S1 यहाँ है, S2 यहाँ है, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लेंगे, तब तो कोई फेज पाथ डिफरेंस है ही नहीं है। जो ये पाथ है वही ये पाथ है, तो डेल्टा एक्स तो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा फाई इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? 10 नंबर तो और इंटरेस्टिंग हो गया गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज दिस। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सोर्स, 5 मीटर। यहाँ पर मान लीजिए कहीं एक सोर्स है जो रेगुलर साउंड जनरेट कर रहा है, और उससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए इतना कुछ दूरी पर जो है उसका इंटेंसिटी ये 5 मीटर पे दे दिया। कितना? 5 मीटर पे, 5 मीटर पे ये सोर्स है। तो इंटेंसिटी मतलब ये इसके स्फेयर में चारों तरफ एनर्जी फैल रहा है, तो स्फेयर का एरिया कितना होता है? मान लीजिए W जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेट सोर्स जनरेट्स W एनर्जी पर यूनिट टाइम, W वाट हो गया। ठीक है, पावर जनरेशन हो गया। तो W इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इजकल टू क्या लिख सकते हैं? W बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि डिफरेंट अगर रेडियस ड्रॉ किया जाए तो उसका जो इंटेंसिटी जो है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। इतना दूर पे है तो इंटेंसिटी और ज़्यादा हो, क्योंकि रेडियस कम है। जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कटते जाएगा। तो क्योंकि W तो कांस्टेंट है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब I1 बाई I2 इजकल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। सिंपल बात है। इसका मतलब कि I2 इजकल टू I2 इजकल टू क्या लिखेंगे? I1 R1 बाई R2 होल स्क्वायर। अब रही बात कि इंटेंसिटी 5 मीटर पे दे दिया गया है, ठीक है, और 25 मीटर पे पूछा है, तो I2 कोरस्पॉन्डिंग टू 25 मीटर, तो I1 दे दिया गया कितना? 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 दे दिया गया है I1, और R1 जो है आपका वो है 5 और ये है 25, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जा रहा है 1 बाई 25। ठीक है, मतलब कि 1 बाई 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8। देखिए इंटेंसिटी घट गया है। दिस इज इक्वल टू 100 बाई 24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10। कितना हो जाएगा? वाट पर मीटर स्क्वायर। पर यूनिट एरिया ही तो निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आपका, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है।